Good morning, everyone. Uh, Yesterday or in the previous lecture video, we had discussed the qualitative instruments used by central bank to to control various sectors depending on the situation that goes on the economy. So four instruments that has already been explained, and additionally there are few, or say two instruments that is used, or say three instruments that is used additionally, which is not here explained in these slides. So the next tool that is used by RBI, that is credit monitoring. Credit monitoring. तो ये जैसे नाम से ही पता लग रहा है पढ़ के, credit monitoring, credit means loans. So RBI, what the RBI does, they scrutinizes all the bank loans, all the loans that is being sanctioned by the commercial bank exceeding rupees 5 crore. यानी सारे लोन्स को की जांच करती है जो कि सैंक्शन किए कमर्शियल बैंक्स ने, जो जिनकी जो वैल्यू है 5 करोड़ से ज़्यादा है, टू ए सिंगल पार्टी ₹5 करोड़, यानी कि वो सारे लोन्स को स्क्रूटिनाइज करती है जिसके लोन की राशि जो है 5 करोड़ या 5 करोड़ है, कम से कम, है ना, 5 करोड़ से अधिक है, और टू ए सिंगल पार्टी, यानी कि एक ही पार्टी ने अगर 5 करोड़ से अधिक के लिए लोन डिमांड किया और वो सैंक्शन किया गया है, तो उसकी जांच करती है, देखती है कि सारा रिक्वायरमेंट्स पूरे हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली the money is lended to the party. तो इस तरह से वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी चेक करते हैं। और ये बेसिकली जो ये 5 करोड़ की राशि है, अगर इसकी डिमांड जो की गई है पार्टी के द्वारा, सिंगल पार्टी के द्वारा, फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, एज शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है, कार्यशील पूंजी की जो ज़रूरतें होती है, उसको फाइनेंस किया जाता है, वो शॉर्ट टर्म लोन्स से किया जाता है। तो अगर ये लोन 5 करोड़ से अधिक का किसी भी पार्टी, सिंगल पार्टी के द्वारा जो है डिमांड किया गया और सैंक्शन हो गया है, ये लोन किसी भी बैंक के द्वारा सैंक्शन किया गया है, और ये शॉर्ट टर्म लोन जो है लिया गया है, तो उस केस में इसको स्क्रूटनाइज करना और देखना कि सारे रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं, इन ऑर्डर टू check the any unfair practices, if there is any unfair practices in the process that has been used by either by the bank authorities or by the party, those who intend to borrow loans. So that is investigated, उसको उसकी investigation करती है, इंक्वायरी करती है, और फिर if they find it satisfactory then the loan is that is lended. तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव। इसके अलावा जो सिक्स इंस्ट्रूमेंट जिसको बोला जाता है, न्यू लोन सिस्टम बोला जाता है इसको, न्यू लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट, डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट। अब इसको न्यू लोन सिस्टम क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995, 1995 में इसको इंट्रोड्यूस किया, इसको स्टार्ट किया गया था। ये उन बोरोवर्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है जो कि 20 करोड़ से अधिक की राशि जो है लोन की डिमांड करते हैं, जिसमें इस 20 करोड़ से अधिक की राशि कोई भी राशि हो सकती है, जिसमें से 75% जो है लॉन्ग टर्म लोन्स की तरह सैंक्शन किया जाता है, लॉन्ग टर्म लोन्स की तरह, और बचा हुआ 25% लोन है शॉर्ट टर्म, यानी कि वर्किंग कैपिटल लोन, या इन ऑर्डर टू फाइनेंस दी वर्किंग कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो 25% जो है शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, और 75%, दैट मीन्स अंडर द सिस्टम मैक्सिमम 75% ऑफ द लोन इज दैट इज डिमांडेड, इट इज सैंक्शनड एज लॉन्ग टर्म लोन एंड रिमेनिंग 25 एज शॉर्ट टर्म लोन। तो वो जो 25% शॉर्ट टर्म लोन है, ये जल्दी यानी कि 1 ईयर के अंदर अंदर वापस करना होता है, एंड रिमेनिंग 75% दैट इज़ लैंडेड एज लॉन्ग टर्म लोन। तो ये दूसरा
जो है क्वालिटेटिव मेजर होता है। ये भी जो इस पॉलिसी के अंतर्गत इट इज़ ऑल borrowed by borrowed and it is all controlled by RBI. Then next tool, that is sealing of loans. Sealing of loans, that is the seventh tool. It is sealing loans. तो सीलिंग का मतलब इसको हिंदी में छत बोलते हैं, जैसे सीलिंग फैंस होते हैं। सीलिंग का मतलब लिमिट, मैक्सिमम लिमिट डिफाइन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आरबीआई ने हर बैंक के लिए सिंगल प्रोजेक्ट के लिए 500 रुपये करोड़ अधिकतम राशि सैंक्शन जो है निर्धारित की हुई है। दैट मीन्स कमर्शियल बैंक कैनॉट lend more than rupees 500 crore to a single project और फॉर ए सिंगल प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के लिए, एक प्रोजेक्ट वो इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है, 500 से अधिक करोड़ के लिए जो है लोन नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे के, एडवाइजेस देकर फ्लो ऑफ क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करते हैं सेंट्रल बैंक, और इसके साथ साथ इंश्योर करते हैं दैट देर इज़ ए प्रॉपर सप्लाई ऑफ मनी। प्रॉपर का मतलब इट इज़ नॉट एक्सेसिव, ज़्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन हो जाता है, और इट इज़ नॉट रिडंडेंट यानी कम हो जाता है तो फिर डिफ्लेशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, जिससे कि रोज़गार जो है उसको खतरा पैदा हो जाता है। सो दीज आर दी टूल्स, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। अभी एक चीज़ और जो है आज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जो प्रिवेलिंग रेट है, चाहे वो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो है, SLR है, CRR है, इनके सभी के रेट्स मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। गो थ्रू इट इन द फ्रॉम दी ई रिसोर्सेज एज वेल। अभी डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स है रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी का, वो पढ़ के क्या लगता है कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी इशूड बाय और फॉर्मुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू कंट्रोल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट, क्योंकि ये आरबीआई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग काम करता है और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है, दिशा इनकी एक ही होती है। तो बेसिकली हर कंट्री चाहती है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा रहे, तो उस केस में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए कंसेशनल लोन और रिड्यूस्ड इंटरेस्ट ऑन लोन या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम है। तो इससे क्या होता है कि इसको सपोर्ट मिलती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। इफ़ द एक्सपोर्टर्स विल गेट असिस्टेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उनको, तो उस केस में दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। इन दैट केस एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव दैट इज़ प्रमोशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। प्रमोशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी जो देखने में आती है, सेविंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। पीपल, गवर्नमेंट इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लेस, दैट मीन्स दी गवर्नमेंट वांट दैट पीपल शुड इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, क्योंकि हर कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका बैरोमीटर माना जाता है किसी भी कंट्री का, उसका स्टॉक एक्सचेंज, उसका मार्केट, स्टॉक मार्केट, जिसको स्टॉक इंडेक्स बोला जाता है। तो जितने स्टॉक इंडेक्स में अगर अच्छा कर रहे होते हैं, for example, if the interest rate is that is given by the banks, that is quite less in comparison to the previous time, in that case the government intends that there should be investment in the shares because the rate of returns are quite higher over there, but there is a risk, and investment in real estate and other things। तो बजाय इसके कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखें, गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिफरेंट फील्ड्स में, ताकि पैसा जो है फ्लोट करे, सर्कुलेट करे इकोनॉमी में, एंड दैट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। So that is also one of the objectives. Then third objective
ऑफ द करंट मॉनेटरी पॉलिसी, जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो फॉर्मुलेट की गई है, दैट इज़ मैनेजिंग बिजनेस साइकिल, मैनेजिंग बिजनेस साइकिल। तो जो भी है, क्योंकि क्वार्टरली इसको रिवाइज किया जाता है, ये देखा मैनेजिंग का मतलब होता है इट शुड नॉट बी, you know, there should not be increased supply of money, and it should not be, you know, the monetary resources should not be scarce, ये कम भी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल बूम। बूम मतलब एक्सेसिव सप्लाई रिजल्ट से बूम, तो एक्सेसिव सप्लाई के लिए फिर पैसा इकोनॉमी से निकालना पड़ता है। और रिसेशन को भी चेक किया जाता है, देयर शुड नॉट बी रिसेशन। रिसेशन तो और ज़्यादा डेंजरस होता है, बूम भी डेंजरस है, यानी कि जो हाइपर इन्फ्लेशन और साथ साथ रिसेशन भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ बहुत स्लो हो जाती है। तो रिसेशन की स्थिति आने पर मनी को इकोनॉमी में डाला जाता है, और बूम की सिचुएशन में आरबीआई जो है पैसा बाहर निकाल लेती है इकोनॉमी से। सो you know, the objective is to manage boom and recession. Both the situations are controlled and managed. देखा जाता है, इंश्योर किया जाता है कि ये दोनों परिस्थितियाँ ना पैदा हों। देन नेक्स्ट इज़, हालांकि जो बूम या रिसेशन है, इसकी ग्लोबल भी होता है इम्पैक्ट इसका। तो देखा है, क्योंकि कई फैक्टर ऐसे हैं कि इंडिया इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। एनीवेज, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है, कैसे? क्योंकि एसएमईज़ हैं, एसएमईज़ दैट इज़ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी रिड्यूस्ड है। जो भी लोन्स इनको दिए जाते हैं वो भी रिड्यूस्ड रेट से दिए जाते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि देयर शुड बी इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड पीपल should borrow the loans from the commercial banks and different financial institutions, and they should invest it, and they should generate employment for themselves as well as for others also. So that is also one of the objective. Then next is development of infrastructure, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कंक्रीट से बना हुआ कोई भी चीज़ है, चाहे डैम्स हैं, रोड्स हैं, ये सारी चीज़ें, इसको स्पीड अप करने के लिए यू नो दी कंसेशनल फंडिंग दैट हैज़ बीन ग्रांटेड बाय आरबीआई। तो उसमें कंसेशनल फंडिंग का मतलब भी है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लेस। और उसके अलावा अगर फिजिकल पॉलिसी की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर दोज हु बोरो लोन्स फॉर बाइंग देयर हाउसेस, उस केस में उसको 1.5 लाख तक जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो उसका रिबेट मिलता है। हालांकि ये अभी देखना पड़ेगा, अभी जो बजट आया है उसमें ये चीज़ कंटिन्यू है या नहीं, बट पहले ये होता आया है तब तक। तो इन दैट केस जो ईएमआई बनती है उस पर जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो डिडक्शन के तौर पर अलाउ की जाती थी पहले। तो बिकॉज वी आर डिस्कसिंग मॉनेटरी पॉलिसी, वी आर नॉट डिस्कसिंग द फिजिकल पॉलिसी, so that's why I am not emphasizing on this point. What I mean to say is, if the interest on loan provided to these these people, those people who intend to buy homes or invest in infrastructure, in that case there will be increased number of activities, those who are involved in such activities. इस तरह के काम करने की जो है गति बढ़ेगी, क्योंकि जो है लोन कम ब्याज दरों पर उपलब्ध हैं। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज डेवलपिंग एंड मैनेजिंग बैंकिंग सेक्टर, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग बैंकिंग सेक्टर। ये कैसे कर रही है आरबीआई, या गवर्नमेंट कैसे कर रही है थ्रू आरबीआई? ख़ास तौर से ये डेवलपमेंट जो है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स हैं, प्राइवेट भी हैं और फॉरेन बैंक्स भी मिलेंगे आपको, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो हैं ही हैं। देयर इज़ नो स्केर्सिटी और डर्थ ऑफ दी बैंक्स इन अर्बन एरियाज़। तो गवर्नमेंट वांट, दे वांट sufficient number of bank branches in rural areas in order to help agriculture
और फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, ताकि फार्मर्स को इजी लोन मिल सके, क्योंकि ये वैसे भी प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट दे आर एम्फेसाइजिंग दैट, आरबीआई की इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो बैंक्स हैं दूसरे, ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस जो है रूरल एरियाज़ में खोलें, न्यू ब्रांचेस, ताकि ये जो है फार्मर्स यहाँ पर जो है अपने अकाउंट्स खोल सकें, यहाँ पर अप्लाई कर सकें लोन के लिए। और उसके अलावा देर इज़ अनदर स्कीम जहाँ पर, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स का एक कंसेप्ट है, हालांकि ये मैनेज तो करता है स्टेट करता है, राज्य सरकार करती है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस ये आरबीआई की फॉलो करते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक आप देखेंगे तो ये ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज़ में मिलेंगे, काफ़ी हैं अर्बन एरिया में भी, रूरल एरियाज़ में भी बहुत ब्रांचेज हैं। और इसके साथ साथ देर आर बैंक्स आरआरबी, दैट इज़ कॉल्ड रीजनल रूरल बैंक्स। दैट मीन्स, और जो रूरल बैंक्स हैं या जो कि रीजनल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, और रीजन की व्हेन वी टॉक अबाउट रीजन, वी जनरली टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। तो आरआरबीज को भी इंस्ट्रक्शंस हैं दैट they should open more and more branches in rural areas, so that farmers are benefited. जो farmers को लोन चाहिए for buying seeds and other equipments, and they should get it at the concessional rate, or at the concessional rate, or they should be able to borrow the loans at concessional rate from these banks. तो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे रीजनल रूरल बैंक्स हों, इन सब के लिए जो है इसको इंस्ट्रक्शंस दी गई है दैट दे शुड ओपन बैंक ब्रांचेस इन दी रूरल एरियाज। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।